हेलो फ्रेंड्स, ये वेव मैकेनिक्स का 5th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसका पार्ट फर्स्ट है। तो हम फोर्स्ड ऑसिलेशन में इन सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, और पार्ट 2 में इसके हम और बाकी बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री ऑसिलेशंस के बारे में। फ्रेंड्स, हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। बाकी के जो पीछे के 4 लेक्चर थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सिस्टम ऑसिलेशन करने के लिए पहले बात तो कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। वो उसके ऊपर इस तरह की कंडीशन अगर आप इम्पोज करें कि वो ऑसिलेट कर सके, यानी कि आपने रेस्टोरिंग फोर्स लगाया तो वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर सके, तो इस तरह के मोशन को आप कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अगर इस पर कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं लगाया है, दैट मीन्स कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगाया है, तब तो ये ऑसिलेशन लगातार चलते रहेंगे इनफाइनाइट टाइम तक। तो इसे कहते हैं आइडियल केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हर एक पार्टिकल की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। हर एक सिस्टम की अलग अलग डिफरेंट होती है, मास के ऊपर भी डिपेंड करती है वो कि कितना मास है। तो हर कोई सिस्टम की डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिस्टम इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता रहे, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस है, जो भी हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को धीरे धीरे या उसके मोशन को धीरे धीरे कम कर देते हैं, जिससे उसका एम्पलीट्यूड डिके हो जाता है और वो वाइब्रेट करना बंद कर देता है, ठीक है ना। ये हम पिछले 4 लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि डैम्पिंग से धीरे धीरे ऑसिलेशन खत्म हो जाते हैं और जिस मॉलिक्यूल है आपका, जो सिस्टम है आपका, वो रेस्ट में आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि फ्री ऑसिलेशन क्या है। फ्री ऑसिलेशन जो कि विदाउट डैम्पिंग हो, विदाउट रजिस्टिविटी हो, ठीक है। तो आपका सिस्टम जो है वो फ्री ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन डैम्पिंग प्रेजेंट रहती ही है, तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गए। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है? देखिए, अगर आपने कोई पीरियोडिक फोर्स लगा दिया है उस सिस्टम के ऊपर, कोई भी सिस्टम है, उसको आपने रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेस किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, वाइब्रेट करने लगा, आपने उसके साथ उसको पीरियोडिक फोर्स भी दे दिया है, ठीक है। पीरियोडिक फोर्स दैट मीन्स कि आपने एक इस तरह का फोर्स दिया है F0 sin PT, ये फोर्स आपने लगा दिया, ये पीरियोडिक है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी P है, ओके, ये फ्रीक्वेंसी है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो इस तरह का फोर्स आपने उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर दिया है, तो ये जो सिस्टम होता है ऑसिलेट करेगा फोर्स्ड ऑसिलेशन से, ठीक है। तो इस तरह के ऑसिलेशन को आप फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इसमें वही सिंपल है कि एक तरह से एक फोर्स तो आपने रेस्टोरिंग फोर्स लगाया, ओके। रेजिस्टेंस फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, तो -BV, ये मैंने आपको बताया ही था। थर्ड जो फोर्स लगेगा वो आपने कहा फोर्स, पीरियोडिक फोर्स लगाया आपने, ठीक है। तो F पे लगाया है एक F0 sin P इंटू टी, जहाँ P इस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी है एंड F0 इसका एम्पलीट्यूड है, ओके। ये ध्यान रखना है, ये दोनों हमने नेगेटिव साइन के साथ लगाए हैं और ये पॉजिटिव है। तो इसका भी मैं बताऊंगी क्या चीज़ इससे फ़ायदा होगा, याद रखना है इसको। तो टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा -kx -bv प्लस F0, इसको ऐसे कर दीजिए, F0 एम्पलीट्यूड है साइन PT, ठीक है। अभी हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, अब हम इससे इक्वेशन ही निकाल देते हैं, रेजोनेंस में मैं भी बताती हूँ आपको। तो देखिए, ये हो जाएगा F प्लस kx प्लस BV इज इक्वल टू F0 साइन PT। यहाँ पे F इज इक्वल टू होता है m/d2x अपॉन dt स्क्वायर, आप पहले से ही लेते हो, ये आपका B पहले लिख दो, dx अपॉन dt कर सकते हो V को, प्लस का kx इज इक्वल टू F0 साइन ऑफ PT। यहाँ से आपने B अपॉन m किया, ये k अपॉन m, ये आपका F0 अपॉन m। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आपकी इक्वेशन जो बनी है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस B अपॉन m को क्या माना था फ्रेंड्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन में 2RK, ठीक है ना, जो डैम्पिंग को बताता था, ओके। ये डैम्पिंग की फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी, ये डैम्पिंग की फ्रीक्वेंसी है dx अपॉन dt प्लस k अपॉन m को क्या मानते हैं, ओमेगा स्क्वायर x। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको R और ओमेगा के बारे में भी बता दिया था कि क्यों माना है हमने इसको। और ये आपका हो गया F0
अपॉन m साइन ऑफ pt। तो ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है फॉर फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। वैसे तो आप जनरली क्या लेते हो सॉल्यूशन, दो केस में तो जो सिंपल हार्मोनिक और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में तो आपने ये लिया था, लेकिन इसके केस में आप ये नहीं लेंगे इसका सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन है। और क्या होता है, जब कोई फोर्स लगाया जाता है, पीरियोडिक फोर्स लगाया जाता है किसी सिस्टम पे, तो पहले तो वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट करना शुरू करता है। पीरियोडिक फोर्स लगा हुआ है तो फिर वो चेंज कर देती है, वो जो पीरियोडिक फोर्स की फ्रिक्वेंसी है ना P, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है। आपका सिस्टम है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मूव करना बंद कर देता है और इस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? पहले तो क्या होगा कि सिस्टम, ये आपने एक पेंडुलम लिया, इसको आपने डिस्प्लेस किया, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, तो नॉर्मली ये अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो इसीलिए इसके ऑसिलेशन डैम्प्ड होके डिके होके रुक जाएगा। लेकिन अब आपने कंटिन्यूअसली इसको पीरियोडिक फोर्स दे रहे हो यहाँ से, ठीक है, पीरियोडिक फोर्स कंटिन्यूअसली देते जा रहे हो, तो ये रुकना तो रुकेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद इस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को छोड़ देगा और फिर उसके बाद इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अब ये और डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो हमें निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन हम मान के चलते हैं कि x इज इक्वल टू a साइन ऑफ पी टी माइनस थीटा। अब इसमें पी टी थी माइनस फाई भी कर सकते हैं, थीटा भी कर सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो कि मैंने जो सॉल्यूशन लिया है ये तो एम्पलीट्यूड आएगा। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है इसमें डिस्प्लेसमेंट एक वेव की फॉर्म में होगा, क्योंकि ऑसिलेट तो ये करता ही रहेगा। उसका ये एम्पलीट्यूड है, P इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि जब आपने इस पर फोर्स लगा दिया है तो थोड़ी देर तक तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, वो बहुत मिनिमम टाइम होता है, थोड़ी देर तो ये कोशिश करेगा अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना, लेकिन उसके बाद ये इस वेव जो आपने फोर्स लगाया, पीरियोडिक वेव लगाई है, उसकी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ली ओमेगा की बजाय P ली है सॉल्यूशन में। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें पहले dx अपॉन dt की वैल्यू निकालनी होगी। तो इससे आपका निकल के आ जाएगा a ऑफ p साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस pt माइनस थीटा कर लीजिए इसको। ठीक है, और d2x अपॉन dt स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा। ठीक है, साइन का कॉस माइनस साइन आ जाएगा और इससे ये निकल आएगा, और तो कुछ है नहीं, तो ई वैल्यूज हमने इसके अंदर रख दी, तो ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं। देखिए अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा आपका ए साइन ए पी कॉस पी टी माइनस थीटा, इसकी वैल्यू रखती है ए पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा, और फिर उसके बाद प्लस 2r ए पी कॉस पी टी माइनस थीटा। ओके, फिर उसके बाद हमने ओमेगा स्क्वायर रखा, ओमेगा स्क्वायर ए साइन पी टी माइनस थीटा। ओके, यहाँ तक हो गया। फिर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ को हमने कुछ और एफ डैश मान लीजिए, हमने क्या करना है एफ जीरो डैश साइन पी टी, इसमें आप एक चेंज करना है, इसको बड़ा ध्यान से रखना है, प्लस थीटा एंड माइनस थीटा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास एक फ़ायदा होगा। हम इस वाले पोर्शन को खोल रहे हैं, एफ नॉट डैश साइन, देखिए ये ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन पी टी माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस पी टी माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गया है।
तो यानी कि इस लाइन का हमने ये बना दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन पी टी माइनस थीटा है, यहाँ पे भी साइन पी टी माइनस थीटा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, माइनस का ए पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस का ओमेगा स्क्वायर दिस इंटू साइन पी टी माइनस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2rp कॉस पी टी माइनस थीटा, और इधर की साइड क्या आ रहा है आपका, एफ नॉट साइन पी टी माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस पी टी माइनस थीटा साइन थीटा। ओके, अब हमें क्या करना है, इधर आप देख रहे हैं कि साइन पी टी माइनस थीटा और साइन पी टी माइनस थीटा, कॉस पी टी माइनस थीटा कॉस पी टी, अगर हमें ये दोनों इक्वल रखने हैं तो इनके कॉफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन इक्वल हो सकती है। दैट मीन्स इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट इक्वल होगा। तो आप इसको जब रखेंगे इक्वल तो देखिए क्या निकल के आता है, माइनस का पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, या आप इसको पलट के लिख दीजिए ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बाहर ए आप कॉमन ले सकते हैं ए, ठीक है, ये इसका कॉफिशिएंट एफ नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट तो ये होगी आपका इक्वेशन। सेकेंड आपका है 2rp एफ नॉट कॉस थीटा के इक्वल होगा। 2rp इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके साथ 2rp है और इसके साथ क्या है, एफ नॉट साइन थीटा, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ ये दो इक्वेशन है आपके पास, आपको निकालना है एफ नॉट डैश। एफ नॉट डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप इससे, और थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको हटा दें तो आप देखेंगे एफ नॉट डैश, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें, 1 हो जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, और इसका अंडर रूट बनाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही थीटा अगर देखें तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2rp अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो फेज चेंज तो ये आ गया है, ये चीज़ निकल के आई है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करके ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने लिया था डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एम्पलीट्यूड था, ये फ्रीक्वेंसी थी, तो आपने ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगी एफ नॉट का स्क्वायर, और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ए की वैल्यू हमारी निकल गई है। तो हमारा सॉल्यूशन हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये माना था, तो हम इस सॉल्यूशन में इसकी वैल्यू रख दें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ए की वैल्यू एफ नॉट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू इस रिलेशन से दी जाएगी। दिस इज द solution for this differential equation and this says what is the displacement of the resulting wave. Okay, तो ये resulting wave का आपके पास आ गया है displacement। अब हमें देखना है इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, तो आपने देख ली, इसका सॉल्यूशन भी देख लिया। रेजोनेंस मैंने आपको बता ही दिया, जो फोर्स लगा है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो मैटर है सिस्टम में उसकी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर वो दोनों सेम होती है तो उस कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। ओके, रेजोनेंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन आपने देख लिया है, अब हम टाइप्स देख लेते हैं कि इस मोशन के कितने टाइप्स हैं। तो फ्रेंड्स, हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन भी देख ली है, जो कि क्या निकल के आई है, देखिए याद भी हो जाएगी आपके, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx अपॉन डी टी, ये डैम्प की थी, और ये वाला, ठीक है, और ये आपका था एफ नॉट, इसे एफ नॉट साइन ऑफ पी टी। यहाँ पे आपको पता है ये आर आपका डैम्पिंग वाला टर्म था, और डैम्प जो आपने फ्रिक्शन की वजह से डैम्पिंग आई थी, और 2r की वैल्यू आपका b अपॉन एम के इक्वल था। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर आपका k अपॉन एम के इक्वल था, और अब आपने m से डिवाइड किया है इसको,
तो कैपिटल यहाँ पे आपने लिख दिया है एफ नॉट, तो एफ नॉट आपका इक्वल टू हो गया कैपिटल एफ अपॉन एम के। तो इस तरह से आपने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को बताया, जहाँ पे P आपकी वो ड्राइविंग फोर्स जो आपने लगाया है, पीरियोडिक है ये, उसकी फ्रीक्वेंसी है, और F नॉट उसका एम्पलीट्यूड है, और F नॉट की वैल्यू F अपॉन एम के इक्वल है। ओमेगा इस जो बॉडी आपकी ऑसिलेट कर रही है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और R यहाँ पे डैम्पिंग टर्म है, ठीक है, जो डैम्प्ड आपने फोर्स लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये सब फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रही है। सॉल्यूशन हमने अभी निकाल लिया, x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एफ नॉट अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा। तो ये आपके डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन आ गई है, जिसमें एम्पलीट्यूड ये वाली क्वांटिटी है, ये ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। ये मैंने आपको तब बताई है कि क्योंकि जब भी आप कोई फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी को जो भी ऑसिलेट के लिए सेट की गई है ऑसिलेशन के लिए, तो उस पर जब फोर्स लगाते हैं तो थोड़ी देर तक तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, लेकिन जल्दी उसके ऑसिलेशन डाई हो जाते हैं और वो इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगती है, ठीक है ना। यही फोर्स ऑसिलेशन की मेन थिंग है, मेन चीज़ यही है। तो हमने 3 केस देखे हैं कि एम्पलीट्यूड हमारा कैसे बढ़ सकता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है पी का। तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन तो ये है कि इफ़ पी स्क्वायर इज़ लेस देन ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो आपका ए है वो तो इससे दिया जा रहा है ना, एफ नोट अपॉन ये एम्पलीट्यूड है, ये तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन है, प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। तो अगर पी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है फोर्स की वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है, तो आप देखिए अगर पी कम है तो ये दोनों टर्म तो आप ओमिट कर दीजिए, तो आपके पास जो बचेगा यहाँ पे होल स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो ये आपके पास बचेगा कि ए एम्पलीट्यूड जो होगा वो एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म आप नेग्लिजिबल मान लीजिए। डैम्पिंग इसमें ध्यान रखना है कि डैम्पिंग जो फैक्टर है आर वो स्मॉल है, तो उसकी स्क्वायर और भी ज़्यादा स्मॉल होगा। अगर हाई होगा तो फिर बहुत जल्दी डैम्प्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने स्मॉल के लिए लिया है, तो ये आर स्मॉल है, पी आपने स्मॉल मान लिया है, तो इनको नेग्लिजिबल मान लिया, तो आपके पास ये बचा, तो ये आ गया है। तो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा, एफ क्या होता है, एफ नॉट, अभी आपको मैंने बताया ना, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ अपॉन एम है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के अपॉन एम, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एफ अपॉन के। तो आपको पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो रेस्टोरिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा के ऊपर, ठीक है। एम के ऊपर डिपेंड भी नहीं कर रहा है और पी के ऊपर डिपेंड भी नहीं कर रहा है। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी हैवी है एज कंपेयर टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तब उस कंडीशन में ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए पी ज़्यादा है तो ये इसमें तो 2 टर्म है, लेकिन आप क्या करेंगे, आर स्मॉल है ना, आर तो स्मॉल है, तो इस टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, केवल इसको ही कंसिडर करेंगे। तो इसमें आपका आ जाएगा एफ नॉट अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ से एफ अपॉन एम कर देते हैं पी स्क्वायर एंड देन एफ अपॉन एम पी स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगर ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड है वो बॉडी के मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा और जो आपने फोर्स लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। थर्ड केस बनेगा व्हेन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। और मैंने आपको बताया है कि जब आपने जो ड्राइविंग फोर्स लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपकी बॉडी है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, तब उसको कहते हैं रेजोनेंस, ओके। इस रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो जाते हैं, लेकिन इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड का नीचे वाला फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू डी पी डिफ्रेंशिएट करेंगे,
ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, और इसे 0 के इक्वल रखना है। तब हमें पता चल जाएगा कि कितनी है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम में। तो ये देखिए हमने निकाली, अंडर रूट तो हटा दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2p, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 4r स्क्वायर इंटू 2p। विद रिस्पेक्ट टू p कर रहे हैं ना, तो ऐसे कर देंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ माइनस का साइन है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड देन 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो यहाँ पे से हमारा p स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर के इक्वल निकल के आई है। दैट मीन्स कि p जो हो जाएगा वो अंडर रूट ऑफ दिस, यानी p की वैल्यू, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब इसके इक्वल निकल के आएगी तब उस कंडीशन में रेजोनेंस होगा। और आपने पहले ही बोल रखा है कि r हमारा स्मॉल होना चाहिए, r के ऊपर भी डिपेंड करती है एक्चुअली रेजोनेंस। अगर r की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी उसके हिसाब से होगा। हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि r की वैल्यू, देखिए इसको भी समझते हैं हम, ये समझ में आ गया, इसको हम हटा देते हैं। देखिए अगर हमारे पास r 0 है, अगर r 0 है तो p इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा सीधे सीधे, है ना। तब इस कंडीशन में तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और ये पूरी क्वांटिटी कितनी आ गई 0, तो एम्पलीट्यूड आपका कितना हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट आएगा। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तब उस कंडीशन में जब r इज इक्वल टू 0 है तो आपको ये विद t है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो आपका एम्पलीट्यूड पता नहीं कहाँ जाके होगा, तो आप सीधे ये दिखाएंगे। बात समझ रहे हैं। तो ये p इज इक्वल टू जब ओमेगा होगा तब उस कंडीशन में ये आ चुका है। यानी कि r का होना जरूरी है, और r स्मॉल होगा तो कुछ लिमिट में आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, स्मॉल होगा तो। ठीक है, जब r स्मॉल है और जब r 0 है तब एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो गए हैं। इसके बाद r अगर लार्ज है, अगर r की वैल्यू लार्ज होगी तो एम्पलीट्यूड और कम हो जाएगा, और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो एम्पलीट्यूड को ये ख़त्म कर देगा। ठीक है ना, आप बात समझ रहे हैं ना मेरी। जब नेचुरल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और ओमेगा इक्वल है लेकिन r के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, r 0 है तो आपका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट, r स्मॉल है तो कंट्रोल वे में चलेगा, लार्ज है थोड़ा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। तो हमने टाइप्स भी पढ़ लिए हैं, कितने टाइप्स का है। रेजोनेंस भी हम समझ गए हैं क्या होता है, कि जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो आपकी बॉडी है उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है तब उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि डैम्प फोर्स उस टाइम पे 0 होना चाहिए या कम होना चाहिए। 0 है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर स्मॉल है r की वैल्यू तब उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, और इस कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस फ्रेंड्स बहुत काम आता है, जैसे मैकेनिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ऑप्टिकल रेजोनेंस। तो हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप मैकेनिकल रेजोनेंस को देखें तो एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, ट्यूनिंग फॉर्क आपको पता है क्या होता है, इस तरह का यू शेप का ना, ऐसे इस तरह से एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया आपने, इसके प्रॉन्ग थे, इन प्रॉन्ग को आपने फोर्स किया तो ये वाइब्रेशन के लिए सेट हो गए हैं। तो वाइब्रेशन के लिए सेट हुआ, अगर आपने इसको एक बॉक्स के ऊपर रख दिया है और इस बॉक्स के अंदर आपने एयर फिल कर रखी है। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसके ऊपर रखा, अगर एयर की फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी जिससे वाइब्रेट कर रहा है उसके इक्वल हो जाती है तो आपको एक साउंड सुनाई देती है। ठीक है, आप मैकेनिकल एग्जांपल देख रहे हैं इसके। मैकेनिकल मतलब जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर आप गिटार देखें, गिटार में वायर्स होते हैं ना, ये कितने वायर्स होते हैं, 6। तो ये 6 वायर्स जो होते हैं, तो इसमें हम जब भी इसको ऐसे करते हैं ना क्लिक,
तो उससे क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। हमने फोर्स लगाया और जब उसकी फ्रीक्वेंसी इस वायर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तब उसमें आपको साउंड सुनाई देती है। ठीक है, अब हमने एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया आपने एक वायर लिया है, उस वायर पे 2 स्प्रिंग को हैंग कर दिया है और इस स्प्रिंग को फोर्स लगा के वाइब्रेट कर दिया है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये भी स्प्रिंग, जो दूसरा स्प्रिंग है वो भी इसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है। तो इस तरह से रेजोनेंस इसमें भी मिला। ठीक है, आपने जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कराई और उससे ऑसिलेट कराया। उसके बाद ये फोर्स्ड ऑसिलेशन अलग चीज़ है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि हमने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक फोर्स होना चाहिए। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि कोई फोर्स ऐसे ही कुछ नहीं, पीरियोडिक होना चाहिए जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, पीरियड के साथ चेंज हो रहा है, तो आपने एक पीरियोडिक फोर्स लगाया है। अगर हमने किसी बॉडी जो कि ऑसिलेशन के लिए कैपेबल है उसकी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो होगी, तो आपने फोर्स्ड ऑसिलेशन लगा दिया, ठीक है, पीरियोडिक फोर्स लगाया है इसके ऊपर, तो उससे क्या होगा कि ये पहले तो कोशिश करेगी कि मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करूं, लेकिन ये ड्राइविंग फोर्स लगा हुआ है ना पीरियोडिक, ये क्या करेगा, इसको नहीं करने देगा। इसको कहेगा नहीं, मेरे अकॉर्डिंग चलना है तुझे, तो वो क्या करेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको वाइब्रेट कराएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो जिस फ्रीक्वेंसी से ये ड्राइविंग फोर्स है उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर इस जो आपने ड्राइविंग फोर्स लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो मैंने आपको अलग अलग कंडीशन में एम्पलीट्यूड की वैल्यू बता दी है कि किस एम्पलीट्यूड से वो करेगा, और वो डिपेंड करता है आर के ऊपर भी, डैम्पिंग फोर्स के ऊपर भी। अब एक कंडीशन ये बताई मैंने आपको कि आर की वैल्यू अगर 0 है और ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट है। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है कि डैम्पिंग फोर्स 0, लेकिन अगर डैम्पिंग फोर्स आपका स्मॉल है तब उस कंडीशन में आपको लिमिट में एक एम्पलीट्यूड मिलता है, लेकिन हाई एम्पलीट्यूड मिलता है। ठीक है ना, इसका बड़ा फायदा होता है, इससे इम्पीडेंस मैचिंग कराई जाती है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं, ये मैकेनिकल एग्जाम्पल है, गिटार वाला, ट्यूनिंग फॉर्क वाला और स्प्रिंग वाला। अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या होता है। देखिए, आपने रेडियो सुना होगा, ठीक है, एफएम सुनते हो आप, तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसीज फैली रहती हैं। अब हमारे पास जो एपरेटस होता है जिससे हम फ्रीक्वेंसी मैच करा सकते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी मैच कराते हैं और एक कंडीशन होती है कि उस किसी पर्टिकुलर स्टेशन की फ्रीक्वेंसी हमारा जो एपरेटस है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है, और जैसे ही मैच करता है तो रेजोनेंस हो जाता है, और रेजोनेंस की वजह से उसका एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है, तो आपको पर्टिकुलर स्टेशन क्लियरली सुनाई देता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। थर्ड है ऑप्टिकल रेजोनेंस। क्या होता है, देखिए कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है, तो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। आपने कोई भी लाइट उसके ऊपर डाली है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जब आपने किसी एटम या मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी इस एटम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तब उस कंडीशन में ये एटम इस वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्टिकल रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के बचे हुए टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसको अच्छे से और रिवाइज करेंगे। इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मुझे आप बता देना, जिससे मैं अगले लेक्चर में कवर कर लूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।